गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टर्म 2 का सेकेंड वीडियो जो मैंने बनाया था वे ऑप्टिक्स के लिए। ठीक है, पहले वाले वीडियो में मैंने इंटरफेरेंस के बारे में आपको जानकारी दी थी। इंटरफेरेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था, कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। इस सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे, दैट इज व्हाट, डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन होता क्या है, डिफ्रैक्शन में कैसे पैटर्न बनते हैं, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो, डिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब कुछ भी जो लाइट को रोकता हो आगे जाने से, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ऑब्स्टिकल। अब देखो, यहां पर सबसे अच्छा तरीका है इस डायग्राम को देख के पढ़ने का। ठीक है, अब देखिए इसमें, इस डायग्राम में देखिए कि यहां पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट? जिसका वेवलेंथ सिंगल होता है, सिंगल लाइट होती है, सिंगल वेवलेंथ होता है। अब इस पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट से जब हम किसी पर्टिकुलर स्लिट से, देखो ये स्लिट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लिट? ए नैरो पैसेज ऑफ व्हाट, ए नैरो पैसेज ऑफ एरिया थ्रू विच लाइट इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, यहां पर हमने कोई टॉर्च ले लिया, ठीक है, टॉर्च लिया, लेजर ले लिया, जो भी ले लिया, यहां से हमने इस रे ऑफ लाइट को एमिट कराया। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन तो ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो ब्लॉक हो जाएगा। एरिया कितने रीजन से ट्रैवल करेगा? इस रीजन से ट्रैवल करेगा। लेकिन होता क्या है, जब भी एक रे ऑफ लाइट नैरो पैसेज से ट्रैवल करता है, ठीक है, इसमें डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है। डिफ्रैक्शन फिनोमिना मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। तो यहां से ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो बेंड हो रहा है, ये कॉर्नर्स पे जाके क्या होगा? ये बेंड हो जाएगा, ऐसे करके पूरा बेंड हो जाएगा कॉर्नर्स पे जाके। ठीक है, अब कॉर्नर्स पे जाके बेंड होने के कारण सामने किसी डिस्टेंस डी, मान लो डी डिस्टेंस पे कोई स्क्रीन हम रखते हैं, तो वहां पर इस टाइप के बैंड्स बनते हैं, इस टाइप के बैंड्स बनते हैं। और इस बैंड्स का कैसा नेचर कैसा होता है? कहीं कहीं ब्राइट इमेज बनेगा, कहीं कहीं क्या बनेगा? डार्क इमेज बनेगा। और इसमें होता क्या है कि सेंटर पे एक ब्राइट इमेज फॉर्म होता है, सेंटर पे एक ब्राइट इमेज फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट अराउंड द व्हाट, कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल, यू कैन से इन दिस मैन। ठीक है, और भी डेफिनेशन देखेंगे। यहां से इतना समझ में आ रहा है? देखो यहां पर सेंट्रल में क्या बना? एक ब्राइट इमेज बना, फिर डार्क इमेज फॉर्म हुआ, फिर ब्राइट बना, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इसका एक पैटर्न, एक फ्रिंज बनता है। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। इट इज सफिशिएंट, यहां तक इतना काफी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है आपके लिए, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, द अमाउंट, अब देखो वो रे ऑफ लाइट कितनी बेंड हो रही है, वो रे ऑफ लाइट कितनी बेंड हो रही है, ये डिपेंड करता है उस ओपनिंग पे, दैट मींस व्हाट, स्लिट पे। ठीक है, तो अगर मान के चलो, यहां पर नोट कर लेना, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ द व्हाट, ओपनिंग टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, उसकी ओपनिंग कितनी है, वो कम या ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। अब एक चीज और नोट करोगे तुम लोग, इफ द ओपनिंग इज मच लार्जर, अगर वो ओपनिंग बहुत बड़ा है, अगर वो ओपनिंग बहुत बड़ा है, दैट मींस व्हाट, द बेंडिंग विल बी ऑलमोस्ट अननोटिसेबल, हम उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। अगर ज्यादा ओपनिंग बड़ा होगा तो आप बेंडिंग नोटिस नहीं कर पाओगे। जितना शार्प एज होगा, जितना शार्प ओपनिंग होगा, उससे रे ऑफ लाइट अच्छे से बेंड करेगा, प्रॉपरली बेंड करेगा, और एक पैटर्न फॉर्म होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब ये जो अब देखो समझ लो, अगर मान के चलो ये स्लिट का साइज बहुत ज्यादा बक दिया मैंने, इतनी बड़ी साइज है, तो इसमें जो फॉर्म, जो यहां पर इमेजेस फॉर्म होंगे, यहां पर जो इमेजेस फॉर्म होंगे, है ना, यहां पर जो एक सपोज ब्राइट इमेज फॉर्म होगा, सपोज, फिर डार्क मान लो, फिर ब्राइट होगा,
ठीक है, इसको आप नोटिस नहीं कर पाओगे, होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन आप इसको नोटिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस पैटर्न को नोटिस नहीं कर पाओगे। पैटर्न को अच्छे से कब नोटिस कर पाओगे, जब यही स्लिट नैरो पैसेज होगा, मतलब इसका जो ओपनिंग होगा बहुत स्मॉल होगा और वेरी स्मॉल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इजिली होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें नैरो ओपनिंग चाहिए, छोटा सा ओपनिंग चाहिए, किसको ऑब्जर्व करने के लिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो अब एक बंधु आया था, कौन था, हाइजेंस। हाइजेंस ने इसको एक्सप्लेन किया था। हाइजेंस ने अपने को इंटरफेरेंस के बारे में जानकारी दी थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था उन्हें। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, द अपर्चर, अपर्चर का मतलब बताऊंगा, और स्लिट, अपर्चर मतलब स्मॉल होल, यू कैन से अपर्चर का मतलब स्मॉल होल, जहां से रे ऑफ लाइट क्या कर सके, एंटर कर सके। अपर्चर का मतलब एक स्मॉल होल जहां से रे ऑफ लाइट क्या कर सके, एंटर कर सके, या फिर इसको स्लिट बोल लो। ठीक है, दैट इज डिफ्रैक्टिंग द वेव्स बिकम्स द सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव्स। द डिफ्रैक्टेड वेव्स फॉल्स ऑन स्क्रीन फ्रॉम ए पैटर्न नोन एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। समझो मेरी बात। अब अकॉर्डिंग टू हाइजेंस क्या बोलता है कि अगर मान के चलो यहां पर समझाया जाए आपको, एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब जब ये सोर्स ऑफ लाइट आगे की तरफ ट्रैवल करेगा, तो मैंने पॉइंट सोर्स लिया है, मैंने क्या लिया, पॉइंट सोर्स लिया है, तो इसका वेव फ्रंट बनेगा, पता है आप लोगों को क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। और आपको पता है वेव फ्रंट किस पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्राइमरी सोर्स। ठीक है, अब जो इसके आगे के जो वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल, हर एक पोजीशन, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। हर एक पोजीशन इस वेव फ्रंट का एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। इसको बताया था किसने, हाइजेंस ने बताया था। ठीक है, आपको पता है अगर आपका प्लेन सोर्स है तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, सिलिंड्रिकल सोर्स है तो भी प्लेन वेव फ्रंट बनता है, ये सब हम देखेंगे उसको। अभी बस यहां पर यह पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए आपको जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए आपको जो ये मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट नैरो पैसेज चाहिए, और बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद वाले स्लाइड की। चलो अब देखो, इसको ना कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम समझेंगे, इसको कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम समझेंगे। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, 4 ऑब्जर्वेशन या 3 ऑब्जर्वेशन, अलग अलग बुक में अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, लेकिन हम इसको 4 ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब ऑब्जर्वेशन पहला क्या है, व्हेन लाइट एंटर्स एन ऑब्स्टिकल इट बेंड्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स शैडो रीजन। मतलब होता क्या है, समझो मेरी बात को। मान के चलो मैं आपके लिए यहां पर एक ऐसा अरेंजमेंट लेता हूं, मान के चलो एक ऐसा अरेंजमेंट लेता हूं, सपोज मैंने ऐसा अरेंजमेंट ले लिया। ठीक है ठीक है, यहां पर आपके पास 2 स्लिट है, ये स्लिट सपोज S1 है, ये स्लिट सपोज S1 है, ये स्लिट सपोज S1 है। ठीक है, और ये स्लिट सपोज S2 है। देखो होता क्या है हमें जनरली क्या लगता है, अगर यहां से यहां पर कोई आपने एक सोर्स ऑफ लाइट को रखा, यहां पर आपने कोई सोर्स ऑफ लाइट को रख दिया, यहां पर, यहां से रे ऑफ लाइट आगे की तरफ बढ़ेंगे, रेस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, क्रेस्ट एंड ट्रफ, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये लाइट वेव्स किस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, आपको बताया गया था किस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, दैट मींस व्हाट, इन अल्टरनेटिंग मैनर। ठीक है, अब जितने भी रेस ऑफ लाइट एंटर करेंगी यहां से, आपको बताया था मैंने कि एक नैरो पैसेज चाहिए डिफ्रैक्शन पैटर्न को बनने के लिए, तो यहां भी वही होगा। होता क्या है, यहां से भी रे ऑफ लाइट एंटर करेगी और क्या होगा, कॉर्नर्स पे जाके क्या होगी, बेंड होगी। अब देखो होता क्या, देखो एक्चुअली होना कैसा चाहिए, इतना स्पेस है तो रेस ऑफ लाइट को आगे जाना चाहिए, और इतने ही इमेज पे, इतना ही रीजन पे क्या बनना चाहिए, ब्राइट इमेज बनना चाहिए।
ठीक है, यहां पर मतलब आपको ये रीजन आपको कैसा दिखाई देगा, इल्यूमिनेटेड दिखाई देगा, मतलब यहां पर रोशनी पड़ेगी। वैसे ही यहां से भी रेस ऑफ लाइट को जाना चाहिए, यहां से भी रेस ऑफ लाइट को जाना चाहिए, और इस पर्टिकुलर रीजन पे मैं इसको मार्क कर दूं, अगर इसको मार्क कर दूं, इस पर्टिकुलर रीजन की बात करूं, इस पर्टिकुलर रीजन, ये वाला पोर्शन आपका ब्राइटनेस होना चाहिए, ये वाला पोर्शन आपका ब्राइटनेस होना चाहिए। लेकिन डिफ्रैक्शन फिनोमिना के कारण ये रेस ऑफ लाइट कॉर्नर पे जाके बेंड हो जाते हैं। कॉर्नर पे जाके बेंड होने के कारण होता क्या है, जितनी भी रेस ऑफ लाइट यहां पर आ रही है, अब देखो यहां पर ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट था, आगे जाने के बाद इस स्लिट पे यहां पर n नंबर ऑफ सोर्सेस होंगे, मैंने बताया था, जो कि n नंबर ऑफ सोर्सेस होंगे, जो कि किस तरीके से काम करेंगे, n नंबर ऑफ सोर्सेस किस तरीके से काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह। ये बताया था मैंने कि जब भी रेस ऑफ लाइट एंट्री करती है, हर नेक्स्ट पार्टिकल एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है। यहां भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे विच विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, अब देखो होगा क्या, रेस ऑफ लाइट पूरा यहां पर जाके कॉर्नर से बेंड होगा, यहां पर बेंड होगा, यहां पर बेंड होगा, यहां पर बेंड होगा। तो होगा क्या, अगर मैं बताऊं, बात करूं, इतना रीजन नहीं मानते, इतने रीजन पे यहां पर तो कायदे से क्या होना चाहिए, यहां पर तो कायदे से रेस ऑफ लाइट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां होता क्या है, यहां से रेस ऑफ लाइट यहां पर एंटर कर जाता है, बेंड होने के कारण यहां और यहां पर क्या करता है, एंटर कर जाता है। ठीक है, अब यहां भी एंटर कर गया, यहां से भी वही होगा, यहां से भी वही होगा, यहां भी एंटर करेगा और यहां भी एंटर करेगा, यहां से भी बेंड होगा, यहां पर एंटर करेगा, यहां पर एंटर करेगा। मतलब होता क्या है कि यहां पर जो डार्क रीजन था, जो शैडो रीजन था, शैडो रीजन में आपका रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है। मतलब ये थोड़ा सा जितना, इतना रीजन क्या हो जाता है, आपका ब्राइट हो जाता है, यहां भी ये भी इल्यूमिनेट हो जाता है। इतना रीजन, इतना रीजन, इतना 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 पोर्शन कंसिडर कर लो, इतना पोर्शन कंसिडर कर लो। तो ये शैडो रीजन में भी रेस ऑफ लाइट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। शैडो रीजन में भी रेस ऑफ लाइट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए पैटर्न। एक बार और बना देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ऐसा बना लो इसको, व्हाइट कलर का स्क्रीन बना देते हैं एक ठो। अब देखो बता रहा हूं, यहां से रेस ऑफ कॉर्नर्स पे जाके रेस ऑफ लाइट बेंड होंगे और यहां पर बेंड होने के कारण ये सारे रेस ऑफ लाइट जाके ये सारे रेस ऑफ लाइट जाके बेंड होंगे। ठीक है, यहां से भी रेस ऑफ लाइट जाके बेंड होगा। ठीक है, रेस ऑफ लाइट जाके बेंड होगा यहां पर। जो देखो हमारी लिमिटेशन इतनी थी ना, हमारी लिमिटेशन कितनी थी, हमारी लिमिटेशन इतनी थी, मतलब यहां तक ब्राइट इमेज फॉर्म होना था, लेकिन रेस ऑफ लाइट यहां पर एंटर कर गई। यहां पर ब्राइट इमेज फॉर्म होना था, यहां पर ब्राइट इमेज फॉर्म होना था, यहां तक होना था, लेकिन बेंडिंग फिनोमिना कारण रेस ऑफ लाइट यहां तक ब्राइट इमेज दे रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉर्नर से, दोनों दो स्लिट का एग्जांपल है, दोनों कॉर्नर से रेस ऑफ लाइट बेंड हो रही है। यहां भी यहां तक होना था, यहां तक होना था, यहां से यहां तक होना था। तो देखो हो क्या रहा है, ये रे ऑफ लाइट कॉर्नर पे जाके बेंड हो जा रही है, और पर्टिकुलरली जो शैडो रीजन था पहले, जो ये इतना शैडो रीजन था आपका, इनिशियली जो शैडो रीजन था, वहां पर रेस ऑफ लाइट एंटर कर रही है ड्यू टू बेंडिंग। यहां भी ऐसी कुछ फॉर्म होगा, दो स्लिट का एग्जांपल है, यहां भी ऐसा कुछ फॉर्म होगा, लेकिन मैं सेंटर पे बता रहा हूं। तो देखो यहां से रेस ऑफ लाइट बेंड हुई, ये वाली लाइट, व्हाइट रेस ऑफ लाइट जितनी दिखाई दे रही है, ये व्हाइट रेस ऑफ जितनी दिखाई दे रही है, और ये रीजन पूरा इल्यूमिनेट हो गया, ये रीजन पूरा इल्यूमिनेट हो गया। ठीक है, तो यही है फिनोमिना कि कॉर्नर्स पे रेस ऑफ लाइट बेंड होने के कारण वो शैडो रीजन को, क्योंकि देखो ये शैडो रीजन था, यहां पर कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं था, इतना वो होना था, इतना वो होना था, लेकिन यहां पर बेंडिंग, दोनों साइड से रेस ऑफ लाइट बेंड हो रही है, और ये पूरा रीजन ये यहां तक,
ये पूरा क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, ये पूरा रीजन इलिमिनेट हो जाएगा। तो कॉर्नर्स पे रेस ऑफ लाइट बेंड होने के कारण शैडो रीजन पे रेस ऑफ लाइट एंटर कर जाती है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमिना, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझा जाए तो। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद बात करेंगे सेकेंड ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि एक ही तरीका नहीं है समझने का, एन नंबर ऑफ तरीके हैं, तो कुछ 3 से 4 ऑब्जर्वेशन जो आपकी किताबों में होते हैं, हर जगह एक्सप्लेन किया जाता है, वही सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। ठीक है, वही है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स एंड एंटर्स द शैडो रीजन एंड देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द इल्यूमिनेटेड पार्ट एंड डार्क रीजन। समझो इसको, जैसे कि मान के चलो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला है ना, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं यहां से, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से मेरे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहां से रेस ऑफ लाइट आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा आगे की तरफ, लेकिन जैसे ही ये कॉर्नर के पास आएगा, ये क्या होगा, बेंड होगा। अब मान के चलो सामने कोई स्क्रीन है आपकी, सामने कोई स्क्रीन है आपकी, यहां पर कोई स्क्रीन, कायदे से होना क्या चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए कि इतना पोर्शन पे रेस ऑफ लाइट को नहीं आना चाहिए। ये वाला रीजन क्या होगा आपका, ये वाला रीजन क्या होगा, ये शैडो रीजन होगा, ये क्या होगा आपका, शैडो रीजन होगा, क्या होगा, ये आपका शैडो रीजन होगा। लेकिन होता क्या है, ये ऐसा नहीं होता, होता ऐसा है कि होता ऐसा है कि यहां से रेस ऑफ लाइट बेंड होता है, यहां से रेस ऑफ लाइट बेंड होता है और जाके ये रेस ऑफ लाइट बेंड होगा, आगे जाके बेंड होगा ऐसे करके, कॉर्नर्स पे जाके बेंड होगा, कॉर्नर्स पे जाके बेंड होगा, और यहां तक जो शैडो रीजन था, ये शैडो रीजन यहां से बनना था, लेकिन इस शैडो रीजन में ये रे ऑफ लाइट एंटर कर जाता है, क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। बात समझ में आई? अब शैडो कहां से कहां तक बनेगा बच्चों, शैडो बनेगा यहां पर कुछ इस तरीके से, ये वाला पोर्शन। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी ऑब्स्टिकल से टकराया, कॉर्नर से बेंड हुआ और जाके जहां पर शैडो रीजन फॉर्म होना था वहां पर एंटर कर गया, और इतने पोर्शन को क्या कर दिया इसने, ब्राइट कर दिया। इतना बस हम अभी समझेंगे, फ्रिंजेस के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है बताइए, थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे हम। अब यहां से थोड़ा सा इसी को समझा देता हूं, 2 मिनट इसी को समझा देता हूं। अब इतने रीजन पे जब रे ऑफ लाइट एंटर करता है ना, तो होता क्या है, यहां से तो आगे रे ऑफ लाइट जाएगा, यहां से तो आगे रे ऑफ लाइट जाएगा, इतना पोर्शन आपका इल्यूमिनेट होगा, इतना पोर्शन आगे का ये तो इल्यूमिनेट होगा, इतना तो इल्यूमिनेट होगा, 100% इल्यूमिनेट होगा। इल्यूमिनेट होना मतलब यहां पर प्रॉपर लाइट पड़ेगी, लेकिन इस डार्क रीजन और इस शैडो रीजन को मैं ब्लू से बना देता हूं, ये शैडो रीजन है आपका, ये शैडो रीजन है। इस शैडो रीजन और इस इल्यूमिनेटेड रीजन के बीच में एक रीजन बन जाता है ड्यू टू डिफ्रैक्शन फिनोमिना, उसी रीजन को हम बोलते हैं और रीजन ऑफ फ्रिंजेस। इस रीजन को मैं अलग कलर कर दूं, हाँ, ये अगर मैं बात करूं यहां पर से, इसको रेड से ले लेते हैं। इतना रीजन यहां देखिए, इतने रीजन के बीच में एक रीजन फॉर्म होता है, ठीक है। इस रीजन को बोलते हैं डिफ्रैक्शन रीजन बोल सकते हैं, जिसमें होता क्या है, फ्रिंजेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस फॉर्म हो जाते हैं। और डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस किस फॉर्म में होते हैं,
अल्टरनेट ब्राइट और अल्टरनेट डार्क के फॉर्म में, ठीक है, अल्टरनेट ब्राइट और अल्टरनेट डार्क, इस टाइप का। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसकी बात करूं तो इस टाइप का रीजन क्रिएट होता है, इस टाइप का रीजन बन जाता है, ठीक है। बीच में ब्राइट होगा तो डार्क होगा, इस टाइप का एक एक रीजन बन जाएगा, ब्राइट डार्क, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, ये ब्राइट हो गया आपका, ये वाला डार्क हो गया, बीच वाला डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, फिर ब्राइट हो गया, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस टाइप का क्या होगा, एक रीजन फॉर्म होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन रीजन और डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। अब जिसका पोजीशन क्या होगा, कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन और है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए स्मॉल अपर्चर, अपर्चर बताया था, मान के चलो कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पर कोई एक ऐसा प्लेन सरफेस है या प्लेन कार्डबोर्ड है, ऐसा मान लो, ठीक है। या फिर उसको ऐसा कर लो, देखो ज्यादा अच्छा ये होगा, तो मैं ऐसा कोई रीजन बना लो, ऐसा कोई रीजन बना लो, और इस पर्टिकुलर ये कार्डबोर्ड, सपोज ये कोई कार्डबोर्ड है, ठीक है। अगर इसको घर में भी ऑब्जर्व करना है तो कर सकते हैं। यहाँ से कोई आपने सोर्स ऑफ लाइट ले ली, आपने कोई सोर्स ऑफ लाइट ले ली, यहां से ले ली, ठीक है। अब देखो ये जो है कार्डबोर्ड ऐसा परपेंडिकुलर सर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कार्डबोर्ड, ये परपेंडिकुलर सरफेस है। अब इसमें एक नैरो ओपनिंग बना दो, नैरो ओपनिंग बनाने से कारण क्या होगा, रेस ऑफ लाइट इस नैरो ओपनिंग से एंटर करेगी, ठीक है। अब यहां पर सामने पे एक स्क्रीन बना दो, इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करो, सामने पे एक स्क्रीन बना लो। अब रेस ऑफ लाइट जब यहां से एंटर करेंगी बच्चों, रेस ऑफ लाइट यहां से एंटर करेंगी तो होगा क्या, ये कॉर्नर्स पे जाके रेस ऑफ यहां से निकलेंगी, यहां से रेस ऑफ लाइट जो भी आएगा ये कॉर्नर्स पे जाके क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, कॉर्नर्स पे जाके बेंड हो जाएगा। और एक्चुअली होना क्या था, एक्चुअल में होना क्या था, जितना इसका ओपनिंग है, जितना इसका ओपनिंग था उतना ही लाइट पड़ना चाहिए यहां पर, कितने रीजन पे लाइट पड़ना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए आपका इल्यूमिनेटेड रीजन, ये होना चाहिए आपका इल्यूमिनेटेड रीजन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने क्या बताया, रेस ऑफ लाइट क्योंकि कॉर्नर्स पे जाके क्या हो जाए, नैरो पैसेज, नैरो अपर्चर है, अपर्चर मतलब स्मॉल ओपनिंग, अपर्चर मतलब स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, अपर्चर मतलब स्मॉल ओपनिंग, तो यहां से रेस ऑफ लाइट बेंड हुई। अब बेंडिंग होने के कारण होता क्या है, इतना पार्ट, ये देखो ये तो शैडो रीजन होगा, देखो मेरी बात, ये तो शैडो रीजन होगा, इतना पार्ट आपका क्या हो जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है। दो मिनट, इतना पार्ट क्या हो जाएगा आपका, इल्यूमिनेट हो जाएगा, यहां पर रेस ऑफ लाइट जाके एंटर करता है, बेंड हो जाता है रे ऑफ लाइट और जाके यहां पर एंटर करता है। बात समझ में आई, रेस ऑफ लाइट जाके यहां पर एंटर कर रहा है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, इससे भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये वाला पार्ट जो शैडो रीजन था और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, इल्यूमिनेट हो गया। यही रीजन, ये जो इल्यूमिनेट हुआ, ब्राइट तो सेंटर पे तो पड़ रहा है, ये वाला पार्ट ड्यू टू डिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या हो गया, इल्यूमिनेट हो गया। और यहां पर जब आपको स्क्रीन पे इसका इमेज बनेगा तो स्क्रीन पे कैसा इमेज बनेगा, स्क्रीन पे कुछ ऐसा इमेज बनेगा, जो स्क्रीन पे इमेज दिखाया जाए आपको, इसी का इमेज कैसा फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। बना दूं, यहां पर होना तो चाहिए सिंगल, लेकिन होगा क्या, यहां पर इस स्क्रीन पे, स्क्रीन को बना दिया जाए ऐसा, इस स्क्रीन पे एक जो सेंटर पे बन रहा था, फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व होगा स्क्रीन पे। इसी पैटर्न को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस,
क्या बोलते हैं इसको? डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बोलते हैं। फ्रिंजेस बन गए, पहले डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट। इस फॉर्म पे ये ऐसा रीजन क्रिएट होगा, कहां पर? स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये भी था थर्ड ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं सिंगल स्लिट से। किससे क्वेश्चन आते हैं? सिंगल स्लिट से। जेई एंड नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्लिट में कुछ नहीं होता, आपको रेस ऑफ एक सिंगल रेस ऑफ लाइट कंसिडर करनी है, नैरो पैसेज से रे ऑफ लाइट को एंट्री करानी है और स्क्रीन पे वो क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, क्योंकि यह बात याद रखना, कई लोगों को यह डाउट रहता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न पे डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता, डिफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस होता है। विदाउट इंटरफेरेंस वो फ्रिंजेस फॉर्म होंगे क्या? स्क्रीन पे वो फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको पहले देखना है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर करना पड़ेगा। क्या कंसिडर करना पड़ेगा? एक सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और सोर्स ऑफ लाइट के साथ साथ आपको एक नैरो स्लिट भी कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज इस सोर्स ऑफ लाइट के सामने में ये नैरो स्लिट है, इस स्लिट का नाम सपोज हम दे देते हैं एस। एस क्या है? ये नैरो स्लिट है। आई थिंक दिखाई दे नहीं रहा है क्या? इसको दूसरे कलर से कर दिया जाए, ज्यादा बेटर होगा। इसको व्हाइट से कर देते हैं। सामने में हमने क्या बना दिया? एक नैरो स्लिट बना दिया, एस। एस फॉर स्लिट। व्हाट इज स्लिट? नैरो पैसेज ऑफ एरिया थ्रू विच लाइट एंटर्स। ठीक है, अब इस स्लिट के आने के कारण देखो होना क्या चाहिए था? यहां से रेस ऑफ लाइट एंटर करते, ये जो रेस ऑफ लाइट एमिट कर रहा है ना बच्चों, ये रेस ऑफ लाइट जो एमिट कर रहा है, ये रेस ऑफ लाइट जो एमिट कर रहा है, ठीक है, ये रेस ऑफ लाइट जो एमिट कर रहा है यहां से, ये कुछ इस तरीके से रेस ऑफ लाइट एमिट कर रहा है ये। ठीक है, तो यहां से तो रेस ऑफ लाइट एमिट नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉर्नर पे जाके बेंड होगा। ठीक है, अब एक्चुअल पाथ पहले बना लेते हैं, फिर समझाया जाए इसका। इतने रीजन पे क्या होना चाहिए? इतना रीजन आपका इल्यूमिनेट होना चाहिए मतलब इतने रीजन पे आपका ब्राइट इमेज फॉर्म होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो इल्यूमिनेट होना चाहिए। जितना एंटर रेस ऑफ लाइट यहां से एंटर कर रहा है, उससे कारण यहां पर रेस ऑफ लाइट को ऐसा एंटर करना चाहिए, यहां से एंटर करेगा। लेकिन रेस ऑफ लाइट सीधी तो जाती है, सीधी तो जाती है, आपको पता है, लेकिन साथ साथ में होता क्या है? ये कॉर्नर्स पे जाके क्या होती है? बेंड होती है। बताया गया था आपको, कॉर्नर्स पे जाके क्या होती है? ये रेस ऑफ लाइट बेंड होती है एक पर्टिकुलर रीजन तक जाके, यहां पर जाके क्या हो जाएगी? रेस ऑफ लाइट, ये पूरी रेस ऑफ लाइट बेंड हो जाती है, बेंड हो जा रही रेस ऑफ लाइट पूरी। अब होगा क्या? देखो यहां से रेस ऑफ ये तो ठीक है, इतना रीजन तो ब्राइट होना ही है, इतना रीजन तो ब्राइट होना ही है, और यहां पर थोड़े ही दूर तक ये वाला रीजन आपका क्या हो जाएगा? आपका ये रीजन शैडो रीजन हो जाएगा। ये रीजन आपका शैडो रीजन है, और ये रीजन भी आपका क्या है? शैडो रीजन है। यहां पर रेस ऑफ लाइट एंटर नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इतना शैडो रीजन ऑक्यूपाई कर लिया नीचे, और ऊपर भी इतना शैडो रीजन ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब यहां भी रेस ऑफ लाइट एंटर कर रही है लेकिन जहां पर ये पर्टिकुलर एरिया शैडो रीजन में जितने एरिया पे एंटर किया, ऊपर और ऊपर, यहां पर फ्रिंजेस फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? फ्रिंजेस। यहां तो ब्राइट इमेज बनेगा, लेकिन यहां पर फ्रिंजेस फॉर्म होंगे। ठीक है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस फॉर्म होंगे। अब बात की जाए सेंटर पॉइंट, सपोज मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं, इस स्लिट का इस सेंटर पॉइंट मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं, इसको सपोज इसको। ठीक है, ये रेस ऑफ सेंटर बनाने के लिए मैंने रेड से कर दिया। इस सेंटर के ऊपर भी एक पर्टिकुलर रीजन पे डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस फॉर्म होगा, और इसके नीचे भी इतने पर्टिकुलर सरफेस पे क्या होगा? डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस फॉर्म होगा। अब ये डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस होगा क्या? समझो इस बात को। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? कि एक जगह आपका ब्राइट इमेज बनेगा और डार्क इमेज बीच में रहेगा, फिर ब्राइट रहेगा, फिर डार्क रहेगा। इस टाइप का पैटर्न बनेगा ऊपर में। नीचे में भी कुछ ऐसा ही होगा।
नीचे में भी रीजन कुछ ऐसा होगा, ब्राइट डार्क, है ना, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसा रीजन फॉर्म हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही शो कर दिया जाए, ज्यादा बेटर होगा समझने के लिए, ठीक है। इस टाइप का कुछ रीजन फॉर्म होगा। यहां भी ब्राइट डार्क ब्राइट फिर ब्राइट फिर ब्राइट, तो बीच में देखो ब्राइट के बाद डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, इस टाइप का एक रीजन फॉर्म हो जाएगा। इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है। अब कौन से पोजीशन पे फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस हमें करना है। तो फ्रिंजेस तो फॉर्म होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन से पोजीशन पे होंगे, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर्म होंगे, ये हमें डिस्कस करना है। और एक चीज मैंने पहले ही बता दी आप लोगों को कि ये आपको नैरो स्लिट दिख तो रहा है, लेकिन इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ, ये वेवलेट है, इसके नंबर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो किस तरीके से काम कर रहे हैं बच्चों। इसके अंदर जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कोई और कलर नहीं हाँ, इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। हर सोर्स एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहा है, और हर सोर्स का अपना क्या होगा, एक क्या होगा, एक नेचर होगा। मतलब हर सोर्स की बात करूं तो हर सोर्स क्या बनाएगा, एक क्रेस्ट बनाएगा और एक ट्रेफ बनाएगा। तो सोचो इसके अंदर मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट तो इतना किया है, लेकिन इसके अंदर हजारों n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं विच विल बिहेव लाइक इन दिस ट्रांसवर्स मैनर। मतलब हर पार्टिकल एक सोर्स की तरह काम करेगा, एक ट्रांसफर सोर्स की तरह काम करेगा, लाइट सोर्स की तरह काम करेगा। तो हर सोर्स का एक क्रेस्ट होगा और एक क्या होगा, ट्रफ होगा। सोचो कितना अब बताओ, अगर ये क्रेस्ट और ट्रफ हो रहा है तो सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल से जितनी भी रेस ऑफ लाइट निकलेगी उनके बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस होता है, इस बात को समझो, ठीक है। अगर ये इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस होगा तो यहां पर इसी कारण इस स्क्रीन पे फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे हैं। बस अंतर क्या है, पहले वाले इंटरफेरेंस पैटर्न से हमने पढ़ा था उसमें अंतर था, हम वहां पर 2 स्लिट लेते थे, लेकिन यहां पर हमारे पास सिंगल स्लिट है, और सिंगल स्लिट में n नंबर ऑफ सोर्सेस हैं, जिनके कारण क्या हो रहा है, इनके इंटरफेरेंस के कारण एक पर्टिकुलर रीजन पे डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बन रहे हैं। सेंटर पे क्या बनेगा, ब्राइट इमेज बनेगा, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। इसका सेंट्रल मैक्सिमा का भी आएगा। अब एक बात याद रखो, देखो ये इसी पैटर्न के कारण, सिंगल स्लिट पैटर्न के कारण मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको बताया था, ये देखो यहां से n नंबर ऑफ रेस ऑफ लाइट निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। हर सोर्स ऑफ लाइट, हर n नंबर्स ऑफ सोर्स, यहां पर रेस ऑफ लाइट है n नंबर सोर्सेस, इनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, और इस ये फ्रिंजेस या बैंड्स बन रहे हैं। सेंटर पे मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, सेंटर पे बताया था मैंने, यहां पर देख लो, सेंटर पे क्या बताया था मैंने, यहां पर देखो, देखो ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न सेंटर पे क्या बन रहा है, सेंटर पे देखो, सेंटर पे एकदम सेंटर पे मैक्सिमा, मैक्सिमम ब्राइटनेस, मैक्सिमा पैटर्न बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद आपका क्या बन रहा है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर ये फर्स्ट डार्क था, ये सेकंड डार्क है, ये थर्ड डार्क है, और ये फोर्थ डार्क है। डार्क को जो जहां जहां पर डार्क, मतलब यहां पर देखो डार्क की जो ब्लू लाइंस है, यहां पर देखो ब्लू या पर्पल जो बोलना है बोल दो, ये डार्क जो बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पूरा जो पैटर्न बन रहा है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मैंने बताया था कि जब भी दो रेस ऑफ लाइट के बीच में इंटरफेरेंस होता है, सपोज ये पहली रेस ऑफ लाइट थी, सपोज ये पहली रेस ऑफ लाइट थी, ठीक है, सपोज ये पहली रेस ऑफ लाइट थी, और सपोज ये कोई दूसरी रेस ऑफ लाइट है। जब इसका पहले वाले का क्रेस्ट
पहले वाले का क्रेस्ट और दूसरे वाले का ट्रफ आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। मतलब कोई ब्राइट इमेज नहीं मिलेगा, कोई कोई ब्राइटनेस डिस्ट्रक्ट कर दिए, एक दूसरे को खत्म कर दिए। मतलब इतने रीजन पे क्या बना, एक डार्क इमेज बना। तो ये जितने भी हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये जितने भी हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको हम बोलते हैं मिनिमा। क्या बोलते हैं बच्चों, मिनिमा बोलते हैं इसको। ठीक है, वैसे ही जो पैटर्न ऊपर चल रहा है वो पैटर्न नीचे भी चलेगा। इसी का हम अभी कैलकुलेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे इस चीज को। ठीक है ठीक है, अब देखो यहां पर, अब एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, आपको एक्सप्लेन किया जाए कि होता क्या है। देखो अब आपको एक चीज बताया गया था कि जब भी डार्क इमेज फॉर्म होता था तो वहां पर लेमडा बाई 2 होता था, कंडीशन होती थी लेमडा बाई 2 की, याद करो लेमडा बाई 2 कंडीशन होता था। लेकिन यहां पर जो डार्क फ्रिंज होगा पहले उसका हम क्या कंसिडर करेंगे, एक वेवलेंथ। तो सपोज वही पहले बना लो, एक स्लिट बना लेते हैं, नैरो स्लिट बना लेते हैं, इसको व्हाइट से बनाना ज्यादा बेटर होगा। व्हाइट से बना लेते हैं इसको, यहां पर व्हाइट से बना लिया जाए, जल्दी जल्दी बना लो। ये रहा आपका स्लिट, ये रहा स्लिट आपका। अब इस स्लिट में एक सोर्स ऑफ लाइट को जल्दी 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 कंसिडर कर लेते हैं। सोर्स ऑफ लाइट जल्दी जल्दी यहां से क्या निकाल दो, जल्दी निकाल दो, रेस ऑफ लाइट को निकाल दो। यहां से तो एंटर नहीं कर पाएगा, कहां से एंटर करेगा, बताया गया था आपको, कॉर्नर्स पे एंटर करेगा। कहां पर एंटर करेगा, कॉर्नर्स पे एंटर करेगा। कॉर्नर्स पे एंटर करेगा तो रे ऑफ लाइट बेंड होगा। सपोज मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ऊपर का मैं डार्क पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं। क्या कंसिडर कर रहा हूं, डार्क पॉइंट। ठीक है, डार्क इमेज जहां पर बनेगा उसको पहले बना देता हूं मैं यहां पर। ये रहा आपका स्क्रीन। ठीक है, यहां पर पहले मैं बना लेता हूं, कंसिडर कर लेता हूं। यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डार्क इमेज बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा साफ सुथरा कर दिया, गंदा हो गया है पूरा, गंदा मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से रेस ऑफ लाइट गई यहां पर, और यहां पर फर्स्ट डार्क ऊपर की तरफ, फर्स्ट डार्क नीचे की तरफ हम कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट डार्क ऊपर की तरफ, फर्स्ट डार्क नीचे। ठीक है, हमें पता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि सर सेंटर पे मैक्सिमा क्यों बना, होता क्या है, और पाथ डिफरेंस होता क्या, उनके बीच में जीरो होता है। कैसे बता रहा हूं, देखो अगर मैं बात करूं यहां पर n नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, सारी रेस ऑफ लाइट बेंड होंगी। ये ऊपर वाले का सोर्स कॉर्नर से जो बेंड हुआ होगा और नीचे से आया होगा जो, ये रेस ऑफ लाइट। ठीक है, इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। यहां पर इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रेस ऑफ लाइट यहां पर क्या बन रहा है, ब्राइट इमेज बन रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है। पाथ डिफरेंस क्या है, जीरो। पाथ डिफरेंस क्या है, जीरो। ठीक है, इनके बीच में ना के बराबर जो एंगल बनता है, जो पाथ डिफरेंस होगा, क्या होगा, वो जीरो होगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। सेंट्रल क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। ठीक है, अब सेंटर पे तो हो रहा है, लेकिन हमें ऊपर का ऑब्जर्वेशन भी देखना है और नीचे का ऑब्जर्वेशन देखना है वन बाय वन। तो इसके लिए हम कंसिडर क्या करेंगे, हम यहां पर कुछ पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, इसको सेंट्रल मान लेंगे। बात समझ में आई, सेंटर पे क्यों होता है, क्योंकि रेस ऑफ लाइट आई और दोनों कॉर्नर्स पे आके बेंड हुई और सेंटर पे क्या हुआ, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल हुई और यहां पर क्या बना, सेंट्रल इमेज बना। लेकिन कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा कंसिडरेशन करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेंगे। चलो चलो इसको बना लिया जाए। अब देखो इस स्लिट का जो मैं लेंथ लेता हूं, इस स्लिट का लेंथ सपोज ए है। इस स्लिट का लेंथ क्या है, सपोज ए है। सेंटर वाला पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं मैं, जो सेंटर पे बनेगा। ये पॉइंट सपोज सेंटर है। ठीक है,
सेंटर से एंटर किया। अब कोई एक पॉइंट P कंसिडर कर लेता हूं मैं स्क्रीन पे, जहां पर मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क इमेज मिलेगा। क्या मिलेगा? फर्स्ट डार्क इमेज मिलेगा, मतलब डार्क फ्रिंज जहां पर मिलेगा मैं कंसिडर कर लेता हूं। अब रेस ऑफ लाइट यहां से भी बेंड होगा, रेस ऑफ लाइट यहां से ही बेंड होगा, ठीक है। अब देखो इस स्लिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक a/2 ऊपर का और a/2, टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इस कॉर्नर से भी रेस ऑफ लाइट बेंड होगा, इस कॉर्नर से जो रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा है उसके कारण भी यहां पर क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगा। तो आप इन दोनों रेस ऑफ लाइट को पहले कंसिडर कर लो, डॉटेड लाइन से यहां से कंसिडर कर लेते हैं ऐसे। अब इन दोनों रेस ऑफ लाइट के बीच में क्या है, एक पाथ का डिफरेंस है। क्या है? एक पाथ का डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम जनरली समझते हैं, कैसे समझेंगे, जब हम पर्टिकुलरली एक रे ऑफ लाइट को फॉल करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये रीजन देखो इतना डिफरेंस है, ये कहलाएगा आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। और अगर सेंटर से भी रेस ऑफ लाइट क्या होंगी, बेंड होंगी, ठीक है। तो सेंटर से जो रेस ऑफ लाइट बेंड होंगी उसको मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ ऐसा बना देता हूं जो सेंटर से बेंड हो रही है, और इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, इस एंगल को मान लेता हूं मैं थीटा, ठीक है। यहां पर n नंबर ऑफ सोर्स हैं, 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 n नंबर ऑफ सोर्स है, बना लो इसको, ठीक है। n नंबर ऑफ सोर्स है, ठीक है। अब ये अगर मैं यहां पर n नंबर सोर्स को लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, लाइन से ड्रॉ कर देता हूं कि बहुत सारे हैं, ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल होगा थीटा। जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इतना डिस्टेंस ए है, तो बताओ साइन थीटा क्या वैल्यू होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, साइन थीटा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, ये है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मैं क्या ले लूंगा, बताओ क्या ले सकता हूं, ये पार्ट डिफरेंस शो करेगा। और कैसे होगा, इसको सपोज मैं ले लेता हूं साइन थीटा, परपेंडिकुलर को मैं सपोज एक्स ले लेता हूं, ठीक, तो मैं ले लेता हूं एक्स साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इतना डिस्टेंस, तो एक्स ले लिया जाए, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी, ए। तो पाथ डिफरेंस को डेल एक्स मान ले यहाँ पर अपन, तो डेल एक्स मतलब पाथ डिफरेंस सपोज यहाँ से यहाँ तक का, ये पाथ डिफरेंस सपोज डेल एक्स ले लें, डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा, डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस को हम, और सुनो मेरी बात, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी एज्यूम कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट सपोज आपका ए है और ये पॉइंट सपोज बी है आपका, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये लाइन लंबी है, देखो ये लाइन लंबी है, तो यू कैन राइट ऑल्सो बीपी माइनस एपी इज इक्वल्स टू, बीपी माइनस एपी इज इक्वल्स टू व्हाट, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस, डेल एक्स ले लो, डेल एक्स ले लो, क्या ले लो, डेल एक्स ले लो। और याद रखना फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डेल एक्स की वैल्यू होती है इसको हम लेमडा मानते हैं, क्या मानते हैं, लेमडा, क्या मानते हैं, लेमडा मानते हैं। तो डी बीपी माइनस एपी ये पार्ट डिफरेंस है, किसके बराबर होगा, लेमडा के बराबर होगा। अब यहां से क्या आ गई, तो बीपी माइनस एपी आपका पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। और इस पार्ट डिफरेंस को हमने किससे शो किया, ए साइन थीटा से, किससे शो किया, ए साइन थीटा से। तो ए साइन थीटा बराबर, ये जो पाथ डिफरेंस है ए साइन थीटा बराबर, या फिर डेल एक्स की वैल्यू साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। ये जो पॉइंट है ए साइन थीटा किसके लिए है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। बात समझ में आई, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा इज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट व्हाट डार्क फ्रिंज। अब इसके बाद हमें दो चीज हमें करनी है, कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी करना है।
क्योंकि ये नैरो पैसेज है, नैरो रेस ऑफ लाइट है, सब रेस ऑफ लाइट के बीच में जो एंगल बनता है वो ना के बराबर बनता है, और ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल, ये थीटा बोलो या थीटा बोलो, ये बहुत स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। और यहां पर जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा? एज्यूम, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं इसको। अगर when theta is very small, हमारे पास क्या कंडीशन थी? a sin थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा, ये कंडीशन थी। a sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? लेमडा। अब मैं इस पर्टिकुलर sin थीटा की वैल्यू अगर यहां से निकालता हूं तो ये वैल्यू लेमडा बाई ए आती है। कितनी आती है? लेमडा बाई ए आती है। ठीक है, और क्योंकि अप्रोक्सीमेटली लिया है कि थीटा बहुत स्मॉल है, जब थीटा बहुत स्मॉल है तो आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर लिख सकते हो, एंड टेन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर लिख सकते हो। ये कंडीशन कब है? जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो यू कैन राइट हियर ऑल्सो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू लेमडा बाई ए। इट्स राइट और नॉट? एंगुलर पोजीशन, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? लेमडा बाई ए के बराबर आएगी। किसके लिए? जब फर्स्ट डार्क फ्रिंज आपका बनेगा। क्या बनेगा? फर्स्ट डार्क फ्रिंज आपका बनेगा। ये तो हो गया एंगुलर पोजीशन। किस एंगल पे? किस एंगल पे थीटा की वैल्यू हमने देखी थी अभी। इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो थीटा की वैल्यू क्या बताई मैंने भी? थीटा की वैल्यू बताई लेमडा बाई ए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज जहां पर फॉर्म होगा। सेकेंड पॉइंट उसका, ये तो हो गया एंगुलर पोजीशन, ये हो गया आपका एंगुलर पोजीशन, नोट कर लो उसको। ये है एंगुलर पोजीशन, ये है एंगुलर पोजीशन है ये। ठीक है, तो थीटा फर्स्ट डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन कितनी? लेमडा बाई ए। लेकिन सर अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंगल ना पूछा जाए, सेंटर से इस पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी कितनी है, लीनियर डिस्टेंस कितना है उसका, क्या है? लीनियर डिस्टेंस कितना है? तो यहां से यहां तक जो लीनियर डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं y। क्या मान लेता हूं? y। आपको एक और चीज पता है, क्या पता है बच्चों? tan थीटा। यहां से मैं एक और एंगल निकाल लेता हूं। tan थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? स्क्रीन की दूरी हमने d ले रखी है। इस सिंगल स्लिट से स्क्रीन की दूरी हमने क्या लेके रखी है? d लेके रखी है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना? y अपॉन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई डी। तो यहां से बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा के बराबर लिख सकता हूं। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ये आएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y बाई डी। कितनी आएगी? y बाई डी। ठीक है, समझ में आई बात? थीटा की वैल्यू भी क्या हो सकती है? y बाई डी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहां से हमें एक काम करते हैं, रुको यहां पर 2 मिनट रुको, यहां पर गड़बड़ हो जाएगा समझने से, 2 मिनट रुको। इस बात को पहले आप नोट करो, ज्यादा अच्छा होगा। इस बात को नोट करो, tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई डी, ये वैल्यू आ गई। अब तुम्हारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा होता है, आपको पता है। इसकी वैल्यू भी लगभग वही होगी। तो हमारे पास एक कंडीशन और निकल के आती है, वो क्या आती है? sin थीटा की वैल्यू क्या थी? sin थीटा की वैल्यू यहां से क्या थी? sin थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लूं लेमडा बाई ए। एक काम करना, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेना भैया, साइड में लिख लेना, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेना। ठीक है, यहां से हम sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, स्मॉल है थीटा, वेरी स्मॉल है। तो अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? sin थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। sin थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। मतलब इसकी वैल्यू, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? sin थीटा की वैल्यू क्या है? लेमडा बाई ए है, लेमडा बाई ए, ये वैल्यू यहां से आ गई। और tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई y बाई डी आ गई।
बात समझ में आ रही? तो ये y बाई डी हो गया। अब हमें पूछे तो यहां पर y की वैल्यू ही निकालनी है, पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहां से, वहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्या आएगा बताइए, क्या आएगा? ये वैल्यू हो जाएगा आपका लेमडा बाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, y बाई डी होता है। तो y की वैल्यू क्या होगी, d, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, d लेमडा बाई ए, ये वैल्यू होगी। ये फर्स्ट डार्क पोजीशन होगा, लीनियर पोजीशन होगा, y की वैल्यू होगी। तो y d lambda by a, this is the formula or the value of the first dark point. It's clear? ये अप्रोक्सीमेशन लेना बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखनी है बच्चों, और tan थीटा की वैल्यू याद रखनी है। रट डालो इस वैल्यू को, रट डालो, यहां से सब कुछ इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां से। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो कंडीशन होगी। अब ये पहला एंगुलर पोजीशन था, थीटा की वैल्यू क्या थी, पहला एंगुलर पोजीशन मैंने बता दिया था आपको, यहां लिखा हुआ है, ये पहला एंगुलर पोजीशन था। तो मैं यहां से y की वैल्यू भी लिख देता हूं आपके लिए। y की वैल्यू कितनी आई, d लैम्डा बाई ए, d लैम्डा बाई ए वैल्यू आई। इट्स राइट और नॉट? तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन और दिस इज द लीनियर पोजीशन। ये क्या है, लीनियर पोजीशन है, ये लीनियर पोजीशन है। क्लियर है? वैसे ही इसको मैं डिस्कस कर लूंगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन, सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या होगी, सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन होगी, कुछ भी ले लो, उसी को बीपी माइनस एपी कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड डार्क फ्रिंज 2 लैम्डा, वहां पर लैम्डा, यहां पर 2 लैम्डा। तो ये तो आपका क्या होता है, ए साइन थीटा होता है 2 लैम्डा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 लैम्डा बाई ए, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए। अब ये तो आ गया एंगुलर पोजीशन, ठीक है, ये तो एंगुलर पोजीशन हो गया। सेकेंड डार्क के लिए लीनियर पोजीशन क्या होगा, लीनियर पोजीशन क्या होगा, इसको और जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रट डालो इसको। अब देखो बताया गया था वही, क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी देखो, tan थीटा इज इक्वल टू अगेन वही, tan थीटा बराबर कितना होगा बताओ कितनी वैल्यू होनी चाहिए tan थीटा की, वही y बाई डी होगी, y बाई डी होगी। ठीक है, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर होगी, रीजन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो दोनों की वैल्यू क्या करना, आपको इक्वेट कर देना। तो इन दोनों sin थीटा की वैल्यू ये थी, इस वैल्यू को पकड़ो और इस वैल्यू को पकड़ो, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू y बाई डी। ठीक है, अब होगा क्या, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 2d लैम्डा बाई ए, 2d लैम्डा बाई ए, ये आ गया फॉर्मूला, 2d लैम्डा बाई ए, 2d लैम्डा बाई ए। ये क्या है, ये सेकेंड डार्क का है, सेकेंड डार्क पोजीशन है। क्या है ये, सेकेंड डार्क पोजीशन है। आप इसको नोट कर लेते हैं 2 मिनट, सेकेंड डार्क पोजीशन। ठीक है, थर्ड के लिए कंडीशन क्या होगी, थर्ड के लिए वही कंडीशन क्या होगा इसको जनरलाइज कर देते हैं, इन जनरलाइज फॉर्म, इन जनरलाइज फॉर्म अगर मैं एंगल की बात करूं, ए साइन थीटा बराबर, इसको मैं एन लैम्डा लिख देता हूं, साइन थीटा बराबर मैं लिख देता हूं एन लैम्डा बाई ए। ठीक है, और थीटा की वैल्यू लिख देता हूं एन लैम्डा बाई ए अप्रोक्सीमेटली, सबकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लिखोगे इसको, सारी वैल्यू से। ठीक है, और तो ये आ गया आपका डार्क के लिए,
डार्क के लिए एन लेमडा बाई ए, ये आ गया एंगुलर पोजीशन। नोट कर लो, ये जनरलाइज फॉर्मूला है इसका एंगुलर पोजीशन का, एग्जाम में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर पोजीशन की। तो आपको पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई डी, पता था आपको tan थीटा और tan थीटा दोनों बराबर होंगे, तो यहां पर y बाई डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y बाई डी इज इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू n लेमडा बाई ए, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, n लेमडा बाई m लेमडा इंटू डी बाई ए, n लेमडा इंटू डी बाई ए, ये जनरलाइज फॉर्मूला। तो बच्चों आपको ये वैल्यू याद रखनी है और ये वैल्यू याद रखनी है, n लेमडा बाई ए और n लेमडा डी बाई ए। इस फॉर्मूले को आपको पूरा पूरा याद रखना है। जनरली हम इस फॉर्मूले में याद रखते हैं, आप कंफ्यूज, आपको बुक में भी जो दिखाई देगा वो इस फॉर्म में दिखाई देगा, एन डी लेमडा, 2 मिनट, एन डी लेमडा, एन डी लेमडा, अरे यार ये कौन सा पेन ले रहा हूं मैं, पर हो गया, ये पेन ले लेते हैं, एन डी लेमडा बाई ए। तो आपको डार्क के लिए ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अब ये तो आ गई आगे की वैल्यू। अब ब्राइट के लिए देखो, वैसे बता फर्स्ट डार्क आपको इस पोजीशन में मिला, इसके बाद नोट कीजिए फर्स्ट हो गया उसको, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर आ गया, एंड ऑफ स्लाइड है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे स्लाइड में तो इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब देखो कंडीशन आएगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की, कंडीशन आएगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आएगी। तो याद रखना फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अकर्स एट विच प्लेस, और अकर्स कौन से प्लेस पे होगा, जब पाथ डिफरेंस कितना होगा, बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी पाथ डिफरेंस कितना होगा, 3 लैम्डा बाई 2, कितना होगा, 3 लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, अब बीपी माइनस एपी की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2, याद रखिएगा इसको। ठीक है, हमने क्यों अब ये 3 लैम्डा बाई 2 क्यों है, याद करो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के 2n+1 बाई 2 था, है ना। तो पाथ डिफरेंस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज 2n+1 बाई 2, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 रखूंगा तो क्या हो, 3 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 लैम्डा बाई 2 तुम्हारा क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का था, और आपका क्या बताया गया था, लैम्डा बाई 2 के बताया गया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का था। जब आप उस वो वाला देखिएगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। ठीक है, सेम है, पहला डार्क होगा तो पहला ब्राइट भी होगा। तो ब्राइट के लिए ये कंडीशन क्या होगी, ये पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस मतलब ए साइन थीटा, ए साइन थीटा मतलब 3 लैम्डा बाई 2 अगेन, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 लैम्डा बाई 2 ए, यहां पर 2a आता है, यहां पर डिनोमिनेटर में 2a आता है, और थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे, 3 लैम्डा बाई 2a अप्रोक्सीमेटली। एंगुलर पोजीशन
फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब मैं बात करूं लीनियर पोजीशन की, मतलब y की बात करूं तो वही tan थीटा बराबर बताया था, क्या बताया था, यही चीज प्रैक्टिस डाल लो, y बाई डी। sin थीटा की वैल्यू ये है, तो एंगुलर पोजीशन बहुत इक्वल, मतलब sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। तो 3 लैम्डा बाई 2a की वैल्यू y बाई डी के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, इस d को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 y is equals to, you can write here 3/2 d lambda by a, 3/2 d lambda by, ठीक है, 3/2 d lambda by ये कंडीशन आ गई आपकी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखोगे, 3 लैम्डा बाई 2a ये वाली कंडीशन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की, और ये वाली कंडीशन 3/2 d लैम्डा बाई, दीज आर द कंडीशंस ऑफ द व्हाट, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। जनरलाइज फॉर्म फिर से क्या होगा, अगर मैं इसी को जनरलाइज कर दूं, nth ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगा, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, थीटा ऑफ nb, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, सब ऐसी फॉर्म होगा। ये कैसा होगा ये हो जाएगा n इंटू 3 लैम्डा बाई 2a, n इंटू 3 लैम्डा बाई 2a, ये कंडीशन होगी। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब सुनो मेरी बात, हाँ सुनो मेरी बात, मैंने यहां पर एक चीज गलती कर दी है, उस चीज को सुधार लेते हैं, 2 मिनट। ये तो था तुम्हारा कंडीशन इसका। ठीक है, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन बता दूं, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कब होगा, 3 लैम्डा बाई 2 है तो ठीक है, तो यहां पर नोट कर लेना, अगर नोट कर सकते हो तो कर लो, यहां पर नहीं आएगा, स्लाइड खत्म हो गई है, 2 मिनट, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहां पर बता दिया है कौन सा, एक स्लाइड ऐड कर दिया जाए ऊपर में, न्यू स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, और इंसर्ट कर लेते हैं ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, और एक न्यू स्लाइड ऑन, बहुत अच्छी बात है, हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या था, ये तो तुम्हारा था, ये जनरलाइज था। अब लिख लो कंडीशन इसके बाद वाला, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर ब्राइट फ्रिंज ए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए साइन थीटा की पहली वैल्यू होगी 3 लैम्डा बाई 2, सेकेंड क्योंकि 4 तो तुम्हारा वो होगा डार्क होगा, तो यहां पर ये 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ये ब्राइट है, तो कंडीशन क्या पता है आप लोग को, ये कंडीशन 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2a, लैम्डा बाई 2 कंडीशन होती है, तो यहां पर जनरलाइज करने पे 2n+1 लैम्डा बाई 2a आ जाएगा, या फिर पहले 2 लिख लो अभी यहां पर, ये कंडीशन आपको पता है ना, ये कंडीशन पता है आपको। ठीक है, यहां पर 2 मत लगाओ अभी, यहां पर सब 2 रहने दो, 2 रहने दो, ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन थी, पता है। ठीक है ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं जनरलाइज करूं इसको, इधर सिर्फ इस टर्म कंसिडर कर रहा हूं, तो ये जाएगा 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2a। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2a, ये nth के लिए आ गया, जनरलाइज कर दिया, क्यों, थीटा इज वेरी स्मॉल,
थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर ब्राइट फ्रिंज। 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 बाई की कंडीशन है किसकी, ब्राइट फ्रिंज के लिए। लास्ट में फॉर्मूला क्या बनता है, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। जब a नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2a, ये कंडीशन हो जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, तुम्हारा थीटा n का फॉर्मूला आ गया। थीटा n का फॉर्मूला या साइन थीटा का फॉर्मूला, ये दोनों को आप याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे, तीनों को, क्योंकि तीनों में कभी भी किसी की, ये पहला वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, ठीक है, ये तीनों को याद रखेंगे। अब एंगुलर पोजीशन की बात की जाए, यहां पर एंगुलर पोजीशन लिख देते हैं। एंगुलर पोजीशन क्या होगा, ये थीटा की वैल्यू है, इसको y बाई डी के बराबर बस कर दो, y बाई डी, थीटा tan थीटा के बराबर, tan थीटा की वैल्यू है ये y बाई डी, तो थीटा के बराबर, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, इसको डाल दो यहां पर, तो 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2a। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2n+1 इंटू लैम्डा बाई लैम्डा इंटू डी बाई 2a, 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a, दिस इज द फॉर्मूला। और जनरली हम हमेशा जैसे कि हमने याद किया है उसी फॉर्मूले में याद करेंगे, उसी फॉर्म में याद करेंगे, डी लैम्डा बाई लिखेंगे हम इसको, ताकि एक साथ याद रखें, डी लैम्डा बाई 2a। तो 2n+1 इंटू डी लैम्डा बाई 2a, ये वैल्यू आ गई। इतना क्लियर है, ये वैल्यू क्लियर है, इतनी वैल्यू क्लियर है, ठीक है। तो 2n+1 इंटू डी लैम्डा बाई 2a, दिस इज द वैल्यू फॉर व्हाट, y, ठीक है। अब एंगुलर विड्थ की बात करते हैं। एंगुलर विड्थ देखो, मतलब एंगुलर विड्थ की बात की जाए, आपको मैं पहले स्लाइड की तरफ लेके जाऊंगा, पहले स्लाइड पे चलो। पहले स्लाइड की बात इसलिए कर रहा हूं, देखो इसका विड्थ कितना होगा, एंगुलर विड्थ कितना होगा, इसके लिए निकालने के लिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर मैं इस विड्थ, इसकी विड्थ की वैल्यू कितनी होगी, इसका एंगुलर विड्थ कितना होगा, ये निकालना है ब्राइट का। एंगुलर विड्थ अगर मुझे किसका निकालना है, इस डार्क का, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, सेंटर से लूंगा मैं, कैसे माइनस करूंगा इसको, कैसे माइनस करूंगा, डस्टर खोजने लग गया था, बताओ। तो मैं यहां पर, मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूं, लिख देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। राइट डाउन एंगुलर विड्थ, अरे बाबा, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ की वैल्यू निकालूं मैं, तो इसको मैं एंगुलर विड्थ की निकालूं, तो थीटा बराबर मैं क्या लिखूंगा यहां पर, एंगुलर विड्थ ऑफ ब्राइट की बात की जाए, इसकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी, जब मान के चलो प्लेस ऑफ एंगुलर विड्थ सेकेंड पोजीशन 2D का जहां पर बन रहा था, उसमें मैं क्या करूंगा, 1D को माइनस कर दूंगा, 1 वाली D को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा यहां पर, 2 मिनट, क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 1D को माइनस कर। तो सेकेंड वाला एंगुलर विड्थ की पोजीशन क्या थी, 2 लैम्डा बाई ए था, माइनस ऑफ लैम्डा बाई ए, सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई ए वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, एंगुलर विड्थ आ जाएगा, इसको आप एंगुलर विड्थ बोल लीजिए। तो थीटा बी ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर विड्थ कितना होगा, एंगुलर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज को हम ऐसे निकाल सकते हैं, सेकेंड वाले जो पोजीशन था उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दो। अरे भैया, ये सेकेंड वाला डार्क पोजीशन है सपोज, और ये पहला वाला डार्क पोजीशन है। अगर मैं सेंटर से मान के चलो, सेंटर से इतने वाले पोजीशन में से, इतने वाले पोजीशन में से अगर इतने पोजीशन को माइनस कर दूं, तो ये वाला मेरा सरफेस निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, और ये वाला क्या होगा, ये ब्राइट के लिए होगा ना, ये वाला रीजन किसका होगा, ब्राइट का होगा। इसीलिए हमने यहां पर थीटा डी, थीटा ऑफ 2D में से, थीटा ऑफ 2D में से जो पोजीशन था सेकंड डार्क फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन, उसमें से 1 को माइनस कर दिया, तो हमारा ये निकल गया ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब एंगुलर विड्थ ऑफ ए डार्क फ्रिंज की बात की जाए, एंगुलर विड्थ ऑफ ए डार्क फ्रिंज की बात की जाए, ऑफ डार्क फ्रिंज की बात की जाए,
एंगुलर विथ ऑफ डार्क फ्रिंज, ब्राइट नहीं डार्क ना, एंगुलर विथ ऑफ डार्क की बात की जाए तो क्या होगा, ये भी होगा जब तुम थीटा 2b में से थीटा 1b, जस्ट उल्टा डार्क निकालना मतलब ब्राइट को, सेकंड ब्राइट को वन ब्राइट से माइनस कर दो, जब ब्राइट निकालना था तो हमने सेकंड ब्राइट सेकंड डार्क से फर्स्ट डार्क को माइनस कर दिया था। क्या थी सेकंड ब्राइट की पोजीशन, ये होती है 5 लैम्डा बाई, क्या निकला था 5 लैम्डा बाई 2a था, और फर्स्ट ब्राइट क्या निकला था 3 लैम्डा बाई 2a। एग्जाम में सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है आप लोगों को, ये 2a की वैल्यू है 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा जाएगा तो कितना बचेगा 2 लैम्डा बचेगा, 2 कैंसिल आउट लैम्डा बाई a। मतलब दोनों ही केस में एंगुलर विथ ऑफ डार्क फ्रिंज, विथ मतलब कितना विथ होगा उसका, एंगुलर विथ, ठीक है, कितना एंगुलर विथ होगा, है ना, ये कितना एंगुलर विथ होगा थीटा, ये दो डार्क की बात करूं या दो ब्राइट की बात करूं, इनका क्या निकलेगा एंगुलर विथ, ये निकल रहा है, चाहे ब्राइट की बात करूं चाहे डार्क की बात करूं, इनका एंगुलर विथ निकलेगा लैम्डा बाई a। याद रखना दोनों के लिए सेम है, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई। लेकिन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशन निकली थी, मैंने शायद बताया नहीं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बता देता हूं 2 मिनट में, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना होगा, ठीक है, देखो अगर मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करता हूं, सिंपल बता देता हूं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, इसको नोट कर लिया ना, इसको रफ कर लेता हूं मैं, इसको नोट कर लो, फिर इंटरफेरेंस का डिफरेंस देख लेना, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देखो ये स्लिट था आपका, समझो मेरी बात, यहां से और यहां से सेंटर से एंगल कितना था, ये एंगल था तुम्हारा, अगर इसकी बात करूं सेंटर से ये वाला एंगल थीटा था और ये वाला एंगल थीटा, तो कंप्लीट कितना था 2 थीटा था, कंप्लीट एंगल कितना था, यहां पर तुम्हारा सेंटर पे क्या बन रहा था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा था तुम्हारा, ठीक है। अब इसकी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर सपोज लेमडा है इसके लिए, तो लेमडा बाई 2 बाई लेमडा बाई 2 होगा दोनों के लिए, तो यहां पर फ्रिंज विथ कितना होगा, फ्रिंज विथ होगा यहां पर इसके लिए सेंट्रल के लिए 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, थीटा की वैल्यू क्या थी लेमडा बाई ए। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू क्या आ गई, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करूं या एंगल की बात करूं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 लैम्डा बाई। सेंट्रल एंगुलर ब्राइट फ्रिंज की बात करो, किसी की बात करो, तो कितनी वैल्यू आ गई 2 थीटा बराबर कितनी आ गई 2 लैम्डा बाई ए। ये याद रखना, इसके लिए बस सेंट्रल के लिए 2 लैम्डा बाई ए होता है, 2 लैम्डा बाई ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, बाकी के लिए लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए, ये बस दो कंडीशन है, इसको याद रखोगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देख लो, जो थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया था देख लेना, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट बताया था, एक मतलब सोर्स से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब इसमें क्या है, फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वेव फ्रंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, विथ ऑफ द फ्रिंजेस आर नेवर इक्वल, ठीक है, यहां पर विथ ऑफ फ्रिंजेस आर नेवर इक्वल, विथ ऑफ फ्रिंजेस मे और मे नॉट बी इक्वल, इस केस में हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल जनरलाइज करवा दूं, जनरलाइज लिखा दूं आप लोगों को, तो शॉर्ट में लिख लीजिए आप लोग, शॉर्ट में लिख लीजिए, दैट इज गुड, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 2 मिनट रुकिए, स्लाइड के बाद में जो स्लाइड थी उसमें करता हूं मैं,
इरेजर पकड़ा है मैंने, क्यों नहीं हो रहा है बाबू? यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं, पता 2 मिनट। यहाँ पर एक बात करूँ 2 मिनट, कि यहाँ पर लिख लो पहला, ये तुम्हारा इंटरफेरेंस का और ये डिफ्रैक्शन का, डिफरेंस लिख लो शॉर्टकट में, पीडीएफ समझ में नहीं आया तो। इंटरफेरेंस occurs between two sources, दो सोर्सेस के बीच में इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, ठीक है, दोनों में इंटरफेरेंस है ना, ये सिंगल स्लिट का, इसमें लिखोगे इंटरफेरेंस occurs between waves coming from same wave front from different point of वेव फ्रंट। बताया था मैंने, वेव फ्रंट में n नंबर ऑफ सोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये वेव फ्रंट की बात हो रही है। सेकेंड वाला पॉइंट लिख सकते हो आप, फ्रिंज विड्थ सभी में इक्वल होता है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ of all fringes are equal, फ्रिंज विड्थ, इसमें फ्रिंज विड्थ ऑफ काट लेना, इस फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मोर, ठीक है। ये दो पॉइंट है, क्योंकि याद रखना इसके लिए हमारे पास लेमडा बाई ए आया था, उसके लिए क्या फॉर्मूला आया था, 2 लेमडा बाई ए आया था। ये डिफरेंस है, आप इस पर्टिकुलर में भी पढ़ सकते हैं, दो डिफरेंस यहां से भी पढ़ सकते हैं, इसको भी देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन दो बस आपको याद रखना है कि दोनों में फ्रिंज विथ इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, फ्रिंज विथ डार्क के लिए भी लेमडा बाई है और इसके लिए भी लेमडा बाई है, ब्राइट के लिए भी, लेकिन सेंट्रल पोजीशन के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल ब्राइट के लिए जो फ्रिंज विथ आता था, कितना आता था, 2 लेमडा बाई आता था। बात समझ में आई, कितना आता था, 2 लेमडा बाई आता था, ठीक है। मैंने कोशिश की है आप लोगों को आज सब कुछ समझाने की, इसका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, सारे ऑब्जर्वेशन और दोनों में डिफरेंस बताने की अच्छे से कोशिश की है। अब इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे इसके, वो न्यूमेरिकल्स बेस आएंगे, ठीक है। समरी लिख लीजिएगा, आप सबको बता दिया, फॉर्मूलास मैंने नोट डाउन कर लीजिएगा इसको सबको, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पे क्लास लूंगा इसकी, और जो भी वीडियोस बनेंगी उसको आप देखिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।